हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आलोक मोशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं के सीजी बोर्ड के विज्ञान के पेपर के विषय में, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें लगातार अच्छे मार्क्स के लिए बच्चे स्ट्रगल करते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आते। तो आज अगर हम जो है तो इस विषय को पढ़ेंगे और इस पेपर में देखेंगे कि क्या क्या आवश्यक है, तो उससे हम कम से कम इस पेपर में 75 में से 65 अंक अर्जित कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या और किस प्रकार से ये पेपर व्यवस्थित किया जाता है और इसे कैसे हल करना है। तो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। शुरू प्रारंभ में तो आपके विकल्प आते हैं। विकल्प आपका सबसे साधारण तरीका ये होना चाहिए कि आपको विकल्प में एक भी अंक नहीं छोड़ने हैं। एक भी अंक नहीं छोड़ने का मतलब है कि आप बिल्कुल तैयार रहें, अपने इंटेंट के साथ जाएं और सही करें। जैसे हम प्रश्नों को देखते हैं, हमारे पहला ही आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 विकल्प दिए जाएंगे। हल करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप प्रश्न को सही तरीके से देखें और उसके बेसिक को समझें और उसको तैयार करें। जैसे हमारा पहला ही प्रश्न बनता है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो अब आप साधारण तरीका यह है कि पारिस्थितिक तंत्र आप सबको पता होता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। मतलब कोई भी जीव जिसमें रहे, जीवन यापन करे, अपनी वृद्धि और विकास करे, वो पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया है मानव निर्मित। हम शब्द देखेंगे मानव निर्मित, तो मानव निर्मित का अर्थ होता है कि मानव द्वारा बनाया गया, या ऐसा सब कोई भी तंत्र जिसमें मानव बनाए। तो हम क्या है, वन मानव नहीं बना सकता है, तालाब मानव नहीं बना सकता है, झीलें मानव नहीं बना सकता, लेकिन मछली घर, एक्वेरियम, आप सबने अपने घरों में, सामान्यतः सभी के घरों में एक्वेरियम होता है, या जिनके घरों में नहीं है उन्होंने बड़ी जगहों पे एक्वेरियम देख रखा होगा। तो इसका उत्तर है एक्वेरियम, या फिर आपका जो है तो मछली घर। साधारण प्रवृत्ति यही है देखने की या समझने की कि आप जो है तो निरंतर प्रश्नों को देखें। प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत, यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि प्रकृति के संबंध में जब आपके पेपर को और आपके सिलेबस को देखा जाए तो दो व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। या तो एक डार्विन से संबंधित विकल्प आएगा या लैमार्क से संबंधित विकल्प आएगा। तो डार्विन आप याद रखेंगे कि प्रकृति वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकल्प आप तैयार रखेंगे और ऐसे तैयार करेंगे इसको कि आप इसी से समझ के कि अगर डार्विन का नाम आ जाता है या प्रकृति वर्ण आ जाता है तो ना सिर्फ आपसे विकल्प बने, अपितु जो है तो क्वेश्चन भी बने, क्योंकि इससे 2 नंबर का या 4 नंबर का एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो डार्विन क्या था? डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था प्रकृति वर्ण का। प्रकृति वर्ण सिद्धांत ऐसा होता है कि प्रकृति खुद चयन करते हैं कि कौन उसके अंदर रहेगा, कौन नहीं रहेगा। मतलब कौन जी सकता है, कौन नहीं जी सकता है। तो इस तरह से इसका उत्तर है डार्विन ने। आपको विकल्प, कुल मिला के सारांश ये होता है कि विकल्प आपको नहीं छोड़ना है। ये आपको कट टू कट मार्क्स होते हैं। तो ये उसके बाद साबुन झाग उत्प्लवन। झाग उत्प्लवन एक विधि होती है। तो साबुन का झाग उत्प्लवन कौन करते हैं? तो साबुन का झाग उत्प्लवन जो है तो मृदु जल में भी होता है। आप साधारण है, आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के लिए आप देखेंगे हर जगह से, वो कैसा भी पानी हो, निरमा आपका ये जो साबुन है वो झाग देता है। तो इसके लिए उपरोक्त सभी होगा। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऑक्साइड का जलीय विलयन। ऑक्साइड के जलीय विलयन में अम्लीय विलयन, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो अम्लीय विलयन में देखेंगे आप तो H2O जल है, अम्ल नहीं है, ये लवण है। ये जल जो है तो उदासीन होता है, CO2 गैस है। अब तो विलयन हो ही नहीं सकता। MgO और Na2O, तो Na2O में होगा। एक चीज आप और देखेंगे, उत्तर सॉल्व करने का सबसे साधारण तरीका ये होता है, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि आप जितने 25 प्रश्न आपने या 20 प्रश्न तैयार किए हैं विकल्प के, वो आपसे सारे नहीं आते हैं। तब आप फिर ये ना देखें कि कौन उत्तर सही है कौन सा, आप ये देखें कि कौन कौन सा उत्तर नहीं होगा। तो आप अगर 3 गलत उत्तरों को छांट लेते हैं तो सही उत्तर आपको अपने आप मिल जाता है। तो इसमें जैसे इस प्रश्न का उत्तर है कि H2O जल है, तो ये जो है तो उदासीन होता है, आप सभी जानते हैं, बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में पाई जाती है। MgO मैग्नीज ऑक्साइड और Na2O, तो इसका उत्तर Na2O होगा। आगे है समतल दर्पण को 2 थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाते। एक चीज समझ लीजिए कि दर्पण में समतल दर्पण मतलब सीधा दर्पण, जिसकी सतह ना तो उथली हुई हो ना दबी हुई हो। आप लोगों को पता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जिसकी जिस दर्पण की सतह उथली हुई होगी वो क्या है, तो वो उत्तल दर्पण है। शब्द से ही पता चलता है। जिसकी दबी हुई वो अवतल दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण कहलाता है जिसकी सतह बिल्कुल सीधी हो। समतल दर्पण का सिद्धांत ये होता है कि उस पे अगर कोई जो है तो कोण 1 डिग्री कोण पे आ रहा है, तो वो जब जाएगा तो दुगना हो जाता है। तो अगर 2 थीटा कोण पे जो है तो परावर्तित हो रही है, आ रही है कोई,
अब ये समझेंगे, जब कोई किरण आती है तो उसे आपतित कहते हैं, जब कोई किरण जाती है तो उसे परावर्तित कहते हैं। तो अगर 2 थीटा पे आ रही है तो वो जाएगी कितने पे? आपके 4 थीटा पे। कितने कोण पे जाएगी? आपके 4 थीटा पे। यहां कंफ्यूज नहीं होंगी, ये थीटा है तो 4 थीटा पे जाएगी। इसी तरह एक चीज और है, आप परावर्तन के नियम पे, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर ने तो बताया था कि इस पे 4 थीटा हो रहा है, दुगना हो रहा है, और उस पे जब आपका परावर्तन के नियम में आ जाता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के तो दुगना होना चाहिए, तो वो जो है तो सामान्य दर्पण के लिए है, समतल दर्पण के लिए नहीं परावर्तन का नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा विकल्प है, ये ध्यान रखना है विकल्प याद करते समय आपको 3 चीजें होनी चाहिए। पहला तो आपसे विकल्प बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आपके कट टू कट मिलते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो फिर आप ये देखिए कि कौन सा उत्तर नहीं होता है। नहीं होगा, सही उत्तर आपको अपने आप पता चल जाएगा, गलत उत्तर आप अगर छांट लेते हैं और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप अपने आप में देखिए, जिसमें आपका जो है तो ध्यान सबसे ज्यादा कहे कि वो कहेगा या तुरंत जो है तो स्प्लिट ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में आए, आप उसी पे टिक लगाएं। ये सबसे सही तरीका होता है। उसके बाद खाली स्थान, तो खाली स्थान की प्रकृति क्षारीय, अम्लीय या उदासीन होती है। इसी तरह से खाली स्थान के कुल मिला के आप अपनी गाइडों पे देखेंगे या जो आपके परीक्षा अध्ययन या ऐसी किताबें होती हैं उनमें आपके जितने भी मेमोरेंडम के हिसाब से विकल्प वाले प्रश्न आएंगे वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपके सही जोड़ी पे आते हैं। सही जोड़ी पे हम देखेंगे सभी पौधे क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी होते हैं। सभी पौधे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, अभिक्रिया सॉरी सभी पौधे उत्पादक होते हैं। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया, पारिस्थितिक तंत्र। आप अब ऐसे समझेंगे, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जीवन जिया जाता है, समस्त जीव रहते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा का चक्र चलता है या भोजन का। जैसे हम हैं, हम खाना खाते हैं, कोई वेज खाता होगा कोई नॉन वेज, पर सिंपल सी बात है हम भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो अब इसका तरीका क्या है कि देखिए होता क्या है, हम भोजन किससे करते हैं? पौधों से या जीवों से। तो एक श्रृंखला चलती है। श्रृंखला ऐसे चलती है कि सूर्य का प्रकाश आता है, उस सूर्य के प्रकाश को हरे पौधे ग्रहण करते हैं, इसलिए हरे पौधे या सभी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों उत्पादक कहलाते हैं? क्योंकि वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उसके बाद फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब छोटे छोटे जीव जो कि उन पौधों को खाते हैं, जैसे आपकी गिलहरी हो गई, टिड्डी हो गई। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, वो जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता, और फिर अंतिम चरण में आता है, कई बार आपके में सीधे यह विकल्प पूछ लिया जाता है कि खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण कौन चलाता है? तो इस पे आएगा अपघटक। उत्तर है आपका, ध्यान रखेंगे, अपघटक। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। अब इसको मैंने आपको 4-5 तरीके से 4-5 चीजें बता दी, कारण ये कि कैसे भी तोड़ के अगर आपको प्रश्न दे दे तो आप उसमें गलती ना करें। तो ध्यान देंगे, सभी पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद सभी पौधे क्या होते हैं? इसके उत्पादक होते हैं। इसके बाद अब आप अगला देखेंगे तो हमारा पहला हो गया सभी पौधे क्या हैं? ये पहला है, सभी पौधे उत्पादक होते हैं। उसके बाद दूसरा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी, दूसरी होती है ऊष्माशोषी। वर्ड शब्द पे जाएंगे शोषी। शोषी का मतलब है शोषण करना। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करें वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का जो है तो उत्सर्जन करें वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। बहुत साधारण उपाय आपको मैं बताता हूँ तरीका। आप भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो दिखे चाहे नहीं, पर जब भोजन को चबाते हैं हम तो उसमें ऊर्जा जो है तो हमारी लगती है, मतलब ऊष्मा शोषित होती है। तो इसको क्या कहेंगे हम? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन जब वही भोजन हमारे अंदर जाता है और वो भोजन अणुओं में टूटता है और ऊर्जा निकलती है, तो वो क्या कहलाते? ऊर्जा निकलती है उसमें, वो ऊष्माक्षेपी कहलाते हैं। इसी तरह वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो वो ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा जो है तो अवशोषित हो ऊष्माशोषी। अब एक चीज इसमें और आगे, जब मैंने भोजन की बात ही कर दी है तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि शरीर में ऊष्मा की मुद्रा क्या है। तो ये आप याद रखेंगे, शरीर में ऊष्मा की मुद्रा है एटीपी। क्या है ऊष्मा की मुद्रा? है बच्चों एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म कई बार आप लोगों से पूछ लेता है, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोगों को यह याद रखना है, ग्लूकोज के टूटने से ये बनती है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक। आप सभी ने पढ़ रखा है पहले भी, बहुत साधारण है, ये याद रखेंगे आप जो है तो सभी। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, बड़ा इजीली आप बता सकते हैं, 7वीं में भी अगर आपको याद हो तो आपके सिलेबस में था। फिर एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का एक नियम होता है, अगर आप लोगों को याद हो कि चुंबकीय बल रेखाओं का एक नियम है। बल रेखाओं का नियम यह है चुंबकीय बल रेखाओं का कि वो एक दूसरे को
कभी नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती है चुंबकीय बल रेखा? देखिए होता क्या है, चुंबकीय बल रेखा सीधी रेखा में गमन करती है, तो अगर कोई रेखा सीधी रेखा पे गमन करती है तो वह एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अगला है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो है तो एक बहुलक है, पॉलीमर। तो टेफ्लॉन जो है तो गैस्केट में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका अगला हो गया विकल्प। ये सीधा तरीका है, आप ये याद रखें कि आपको कम से कम 4 सही जोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही जोड़ी में एक की गलती करते हैं तो दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इंटेंट पे काम करेंगे। अब आता है 2-2 नंबर का। देखिए मार्क्स बनाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आप पहले उन प्रश्नों पे जाएं जिस पे आपको कम मेहनत पे अच्छे अंक मिल जाएंगे। सबसे सरल तरीका होता है अंक बनाने का। पहले आप विकल्प तैयार कर ले, विकल्प के आपके एक भी अंक नहीं कटते हैं। फिर आप छोटे-छोटे प्रश्न जो 2 नंबर के 3 नंबर के आते हैं, उसके बाद समय बचे तो 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्नों को हल करने में एक बड़ी साधारण सी बात यह होती है कि वो प्रश्न रिपीटेबल होते हैं। मतलब अगर इस साल ये आया है, अगले साल दूसरा आएगा, उसके अगले साल फिर आएगा वही। तो 5 नंबर 4 नंबर पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है। आपको एफर्ट जो मेन मारना है वो 2 नंबर 3 नंबर और विकल्पों में, क्योंकि अंक आपके ये बनाएंगे वो आप कर लेंगे आराम से। तो पहले उन बच्चों के लिए जिनको पहले ये लगा है कि नहीं यार मेरे 50 तो पार कर ही जाए, तो 50 प्लस पार करने के लिए पहले आप ये छोटी-छोटी चीजें कि विकल्प याद कर लें, 2-2 नंबर 3-3 नंबर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अगला पदार्थ है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, लेकिन चांसेस आप लोग जो है तो अपने इंटेंट पे देख लेंगे। चूंकि कारण क्या है इसके पीछे, भोज्य पदार्थ में कई आपके लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, मतलब भोजन करते समय जो है तो जो अम्ल पाए जाए, वो टमाटर में अम्ल पाया जाता है, तो ऐसे दही में अम्ल पाया जाता है वैसे। एक है जैव उत्प्रेरक, किसे कहते हैं? बायो कैटलिस्टिक। तो बड़ा सिंपल सा है, जैव उत्प्रेरक मतलब जीव की क्रियाओं में जो उत्प्रेरण का कार्य करे। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार इसको घुमा देता है, इसका तरीका बदल देता है। मतलब वो जैव उत्प्रेरक ना कह के ये पूछ लेगा कि उत्प्रेरक क्या है। होता क्या है, देखिए उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा दे। अब हम इसमें जैव शब्द जोड़ देते हैं तो जैव का मतलब है कि जीव, सीधी सी बात है। तो जीव के अंदर जब होने वाली अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा दिया जाए तो वो जैव उत्प्रेरक। सामान्य परिस्थिति में अगर पूछता है तो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा दिया जाए। इसमें भी कई बार जो है तो 2 चीजें कर देता है। ये पूछ लेता है कि उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। उत्प्रेरक विष वो कहलाता है जो उत्प्रेरक जो है तो जो अभिक्रिया को समाप्त कर दे या अभिक्रिया के लिए विष का समान कार्य करे। इसमें उत्प्रेरण में 2 क्रियाएं हैं, मंदन और उत्प्रेरण। मंदन मतलब अभिक्रिया की दर को घटा दे। उसके बाद आपका जो है तो अगला क्वेश्चन होता है पवन ऊर्जा के 2 उपयोग। ये सिर्फ पवन ऊर्जा पे आपको नहीं जाना है, चूंकि आपको अगले की मंशा समझनी है। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिससे उसके बाहर का क्वेश्चन वो आपको दे ही ना। होता क्या है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक नवीकरणीय होती है, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरी बार भी उसको प्रयोग किया जा सके, रिसाइकेबल हो, मतलब लगातार आप प्रयोग करते रहे। अनवीकरणीय ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है कि एक बार आपने प्रयोग कर लिया, दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे पेट्रोल गाड़ी में आपने डलवाया, उसके बाद आप ये सोचे कि गाड़ी चलाने के बाद दोबारा वो पेट्रोल आ जाएगा, तो नहीं आएगा। लेकिन पवन ऊर्जा कैसी है, एक बार आपने पवन ऊर्जा, हवा चल रही, हवा तो खत्म होगी नहीं, या सौर ऊर्जा, सूर्य तो खत्म होगा नहीं। तो ये तो आपको सिर्फ पवन ऊर्जा के उपयोग नहीं ध्यान देने हैं, आपको ये याद रखना है कि पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा आ जाए तो भी बनना चाहिए। या 2 नंबर में आपका ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं या अनवीकरणीय। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अगला क्या है, रुधिर क्या है। तो रुधिर क्या है, मैं आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। रुधिर क्या है, बहुत आवश्यक क्वेश्चन है आपके लिए, इस पे आपको गलती नहीं करनी है। ये आप याद रखेंगे, रुधिर क्या है में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल। किस प्रकार का संयोजी ऊतक है रुधिर? एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट क्वेश्चन है, 100 ऑन 100% इस बार आपके ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये देखना है। जीव भार, बायोमास क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन हम पहुंचेंगे। तो बायोमास क्या कहलाता है, किसी जीव संख्या का भार, जीव समुदाय का भार, वो बायोमास कहलाता है। तो इसमें आप एक चीज और समझेंगे, इसमें कई बार जो है तो पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड पूछ लेता है, ये भी रिलेट करता है पारिस्थितिक तंत्र से। आप ये याद रखेंगे कि आपके पारिस्थितिक तंत्र वाले चैप्टर से विकल्प और 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जीव भार कर देना है। उसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में संख्या या ऊर्जा का स्तर जिस प्रकार बढ़ेगा या घटेगा वही उसका पिरामिड कहलाएगा। तो इस प्रकार है बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग बताइए।
ऊष्मा वाले ऊष्मागतिकी पाठ से अभी मैंने आपको जैसे बताया ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी के, इसी प्रकार जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के विषय में हर तत्व की एक अपनी विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो उसके विषय में है, आप लोग देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है लेंस के 3 उपयोग बताइए। बहुत सरल है, आप लोग सभी जानते हैं लेंस के 3 उपयोग। आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं है कि बन नहीं रहा है तो आप छोड़ दें। विज्ञान एक ऐसा विषय है, साइंस, कि आपने हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपनी वास्तविक जिंदगी में देखा होता है। बस आपको बच्चों करना ये है कि उसे आप अगर नहीं बनता है तो आपके पेपर में जैसा आप अपने वास्तविक जिंदगी से उसको रिलेट करिए। आप रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान लीजिए उन बच्चों के लिए जिससे कोई प्रश्न नहीं बनता, जिनसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, आपको पूरे मार्क्स लेके आने हैं। 65 भी नहीं, आपको 72, 73 और बेस्ट ऑफ अगर 75 भी चूंकि मिलते हैं पूरे मार्क्स तो आप लोग लेके आए, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, मुझे खुशी होगी। लेकिन जिन बच्चों को यह है कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अगर आप 3 नंबर का प्रश्न है, 4 लाइन भी उसके बारे में मिलता जुलता भी लंबसम भी लिख देंगे तो भी आपको अगर 1.5 नंबर भी देता है तो ना कुछ मिलने से तो बेहतर ही होगा। तो आप देखें लेंस के 3 उपयोग। सामान्य परिस्थितियों में आप देखें लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। आप जो है तो अपनी प्रयोगशाला में लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर्स को आप देखेंगे कि वो लेंस का यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए, दांत के डॉक्टरों को। कई वैज्ञानिक और चीजों में होते हैं, और आप सूक्ष्मदर्शियों में, दूरदर्शियों में, इन सब यंत्रों में भी लेंस का उपयोग करते हैं। आवश्यकता इस चीज की है कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं। चुंबक के 3 गुण लिखिए, बहुत आसान है। चुंबक के 3 गुण आप सब ने, हम सब ने इवन जो है तो बचपन से लेके कभी ना कभी एक शौक रहता है कि हम सबके पास एक चुंबक हमेशा रहता है। एक उम्र वो होती है, आप सबके साथ भी रही होगी। तो चुंबक के 3 गुण बहुत सामान्य है कि पहला तो जो है तो चुंबक में 2 ध्रुव होंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। सर्वाधिक चुंबकत्व उसके ध्रुवों पर होता है, ये याद रखिएगा बच्चों, कई बार प्रश्न को घुमा देता है। उस वो विकल्प में भी या वो ऐसा पूछ सकता है कि किसी चुंबकत्व का सर्वाधिक चुंबक, किसी चुंबक का सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पे होता है। तो याद रखेंगे आप, ध्रुवों पे होता है, केंद्र पे नहीं होता। बच्चों ये याद रखेंगे, किसी चुंबक का चुंबकत्व केंद्र पर शून्य होता है, ये भी चुंबक का एक गुण है। उसके अलावा एक गुण है कि चुंबक को आप कहीं भी मुक्त रूप से लटका दीजिए तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। कई बार प्रश्न आता है, आपके रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं कि आपको आगे भी काम देगा, कि चुंबक में होता क्या है, हमारे पृथ्वी भी 2 ध्रुवों से बनी है, उत्तरी और दक्षिणी। यही कारण है कि ध्रुव आपस में समलंब होने की कोशिश करते हैं, बराबर होने की कोशिश करते हैं, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी में रुकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपका 3 नंबर का ये प्रश्न, ये आप देख लेंगे, आपके प्रश्न में लिखने का तरीका भी इसने इसीलिए कर रखा है 111। इसका बच्चों 111 का मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये बता रहा है वो कि वो अंकों को तोड़ के देता है। अंकों को तोड़ के मतलब ऐसा नहीं है कि वो या तो आपको 3 नंबर ही दे देगा या आपको फिर वो एक भी नंबर नहीं देगा। आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो भी नंबर मिलेगा। तो आपको पूरे मार्क्स लाने हैं। इवन जो तरीका मैं बता रहा हूं आप उसे फॉलो करिए, आपके आराम से 65 प्लस आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। इस समानता के कोई 3 कारण। ऐसी बात कर रहा है ये, मान लीजिए कि आप हैं, आपका पड़ोसी है, दोनों के लक्षण समान से साधारण बात है कि एक ही जाति समूह के हैं तो तीनों के लक्षण समान होंगे। समानता के 3 कारण क्या है? ये है कि पहला, दोनों जीवों की उत्पत्ति समान तरीके से हुई है, समान परिस्थितियां हैं जीवन रहने की, ठीक ना, और समान क्रियाएं हो रही हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल ऑथेंटिक जाना चाहते हैं तो अपनी बुक्स को देखें। अब चूंकि समय नहीं है तो आप गाइड को देखें, अपनी नोट्स को देखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक जो है तो 4 नंबर। यहां तक आप ध्यान देंगे बच्चों, मैंने जो आपको पहले बताया था कि विकल्प से लेकर के, मतलब जो आपके विकल्प आने वाले हैं उससे लेकर के 2 नंबर और 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपको बोनस होते हैं। मतलब आप एक दिन में अगर पढ़ना चाहें, या एक दिन भी मैं ज्यादा कहता हूं, आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम पे आप आराम से 12-14 करते होंगे, तो आप जो है तो आराम से करेंगे, हो जाएगा। ये मार्क्स आपके बोनस हैं। अब आपको मेहनत कहां पे करनी है, वो स्टार्टिंग मार्क्स आपके बोनस थे, अब आपको मेहनत कहां पे करनी है आप ये देखेंगे। 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन, एज गुड एज, आप जितना बेहतर करेंगे वो आपके बेहतर होंगे। यहां से आपको नंबर के लिए वास्तव में मेहनत करनी है, ये दिमाग में आपको बनाना है, और ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि 3 नंबर तक के प्रश्न तो भैया एक भी कहीं जाने वाले ही नहीं है, वो हमारी जेब में है। हमको जो चाहिए वो 4 नंबर से प्रश्न चाहिए। तो पहला प्रश्न आपका क्या आता है बच्चों, देखिए, महावारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक चीज आप ध्यान देंगे, हमारे समाज में बड़ा अजीब सा ही हो जाता है कि जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, महावारी की, तो या तो कोई बात नहीं करेगा
या बात करेंगे तो बड़ा अजीब तरीके से या छुपा के, जो कि एक विचित्र सी समस्या है। तो आप ध्यान रखिए इस पे किसी को जो है तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है कि बच्चे ने इन क्वेश्चनों पे दिलचस्पी लगाई है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हैं लेकिन इसके बारे में लिखते हैं तो टीचर आपको पूरे नंबर देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको पढ़ाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप जो है तो बेहतर तरीके से समाज में इन चीजों को समझ पाए। आप उस उम्र में हैं बच्चों, तो इसलिए माहवारी क्या होता है, महिलाओं में 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 40 वर्ष तक सामान्यतः है, एक औसत उम्र है, इसमें आगे पीछे भी हो जाता है, कोई निश्चित नहीं है। तो क्या होता है, एक माहवारी चक्र चलता है जिसे मासिक चक्र या मासिक रजोधर्म चक्र कहते हैं। तो यही है, तो इस पे कोई आपको जो है तो गिल्ट या वो नहीं, अगर आता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बिना किसी हेजिटेशन के। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, तो आपको ऐसा करना है। अगला क्वेश्चन ये आप मेरे हिसाब से तो चौथी पांचवी से ही, पांचवी में आपकी पर्यावरण लगती रही होगी, तो उस पे से आता है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। बच्चों ये आता है अगर तो ये आपका बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अक्सर देता है। करना क्या है आपको ये पता है, मैंने पहले भी बताया कि पौधे क्या करते हैं, ये मोस्ट आप समझ लेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। होता क्या है बच्चे कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं हरे पौधे, पत्तियों में उनके क्लोरोफिल पाया जाता है। परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, परिभाषा आप जितनी ऑथेंटिक लिखेंगे आपको, चूंकि प्रकाश संश्लेषण जैसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज लिखना पड़ता है। परिभाषा आपकी ऐसी होगी कि हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, एक बार फिर सुनेंगे, हरे पौधे द्वारा क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूत्र क्या है बच्चे, 6CO2 + 12H2O, एरो के ऊपर आपका जो है तो क्लोरोफिल, नीचे जो है तो प्रकाश, सूर्य प्रकाश। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर जो है तो बुक में सूर्य प्रकाश ऊपर है और जो है तो क्लोरोफिल नीचे, तो आप कहीं भी लिखें, वो आपकी स्वेच्छा पे है। आगे क्या जाएगा, 6CO2 + 12H2O = C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र विकल्प में कई बार पूछता है, याद रखेंगे आप लोग। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O, साथ में 673 KCAL, किलो कैलोरी ऊर्जा। ये याद रखेंगे, ये 38 ATP के बराबर होती है। ATP का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया है बच्चों, याद रखेंगे, विकल्प में पूछ सकता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट, और ADP अगर कभी पूछता है, आपके में पूछना नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए पूछता है तो ADP का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडिनोसिल डाइफॉस्फेट। उसके बाद हम आगे आते हैं, समजाति और संवृत्ति लक्षण क्या होते हैं। देखिए लक्षण, समजाति अंग, ये अंगों पे है, समजाति अंग और संवृत्ति अंग। जाति और वृत्ति के आधार पे, वृत्ति मतलब उत्पत्ति होता है, जाति मतलब जाति लक्षणों के आधार पे। ये आप ऑथेंटिक देख के इनके उदाहरणों को याद रखेंगे। अब है मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये बच्चों आप याद रखिए, ये आपका जो है तो आज नहीं, सिर्फ कि आपकी 10वीं की कक्षा, आप अगर 10वीं में है 10वीं, उसके बाद आप 11वीं में बायो लेते हैं तो 11वीं, 12वीं में बायो है तो 12वीं, ये आपका लगातार जब तक आप पढ़ेंगे, इवन अगर आप BSc वगैरह करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका ये प्रश्न हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये याद रखें, इसमें है क्या, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। बहुत सही और बहुत सरल तरीका, आप सभी जानते हैं बच्चे कि होता क्या है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े में क्या होता है, XX ऐसा होता है। पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होता है, जिसको 46वां गुणसूत्र कहते हैं, वो XY होता है। तो होता क्या है, जब XX गुणसूत्र मतलब मादा में भी 23 जोड़े, पुरुष में भी 23 जोड़े, लेकिन मादा का 23वां जोड़ा कैसा होगा बच्चे, XX, लेकिन पुरुष का कैसा होगा, XY। तो जब मादा में XX होता है, पुरुष में XY होता है, तो अगर XX गुणसूत्र मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, XX गुणसूत्र के मिलने पे क्या बनता है, मादा। X और X अगर मिलते हैं तो क्या बनेगा, फीमेल बच्चे, क्या बनेगा, F, फीमेल, है ना बच्चे। और अगर जो है तो XY मिलते हैं, मतलब पुरुष का Y और मादा का X मिलता है, क्योंकि मादा के पास क्या है बच्चे, सिर्फ वह X ही है, अब पुरुष के पास Y है। तो अगर जो है तो पुरुष का Y और मादा का X मिलता है तो क्या बनेगा बच्चे, बालक बनेगा। तो कई बार जैसे हमारे समाज में एक चीज बुरी है कि ये कह देते कि अगर किसी के बच्चियां ही बच्चियां हो रही है तो कह देते कि ये लेडी में प्रॉब्लम है या महिला का दोष है, तो नहीं, ये कई बार विकल्प में भी पूछता है। तो आप याद रखेंगे कि लिंग निर्धारण के लिए पुरुष गुणसूत्र जिम्मेदार होता है।
ये याद रखेंगे आप। विकल्प में पूछ सकता है बच्चे कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, तो कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है बच्चे? पुरुष गुणसूत्र। अब आप आगे बढ़ेंगे। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है। ये बहुत इजी है बच्चे, आराम से आप देखें एक एक, ये मैंने पहले भी बताया, जो आपको नंबर डिवाइडेशन यही बताता है। एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है बच्चे। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तो तत्व का पहचान कर नाम बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस समूह की संख्या लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बच्चे, है ऐसा कि अभी अगर मैं ये बताने जाऊंगा तो ये बहुत लंबा पड़ने वाला है आपको। सिंपल ट्रिक इसकी समझिए कि आपको दो ब्लॉक हैं आपकी आवर्त सारणी में, एस और पी। इसमें से आपको एस ब्लॉक थोड़ा सा देख लेना है, बहुत डीपली आपको नहीं जाना है। आप बाऊ का आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, 2 8 करके लिखते हैं, 2 8 2, तो आप ये कर लेंगे बच्चे। एस ब्लॉक आपको देख लेना है, 4 ब्लॉक होते हैं, आपको याद होगा एस पी डी एफ, तो इसको आप देख लेंगे। आपका एग्जाम हो जाए बच्चे, इसको आप सिर्फ नंबर गेन करना है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के लिए इंडिविजुअल एक अलग से क्लास ले लूंगा कि तत्वों की आवर्तिता, जो कि 11th में भी आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाला है, तो वो कर लेंगे। ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक ना बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। सेम चीज, 4 तत्व की परमाणु संख्याएं 5 7 9 10 है। बताइए कौन सा तत्व 18 वर्ग का है, कौन सा तत्व जो है तो 15 वर्ग का है, कौन सा तत्व 13 वर्ग का है, कौन सा तत्व 17 वर्ग का है। बहुत सरल तरीका है बच्चे। करना क्या है आपको, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष पे जाएगा, याद रखेंगे बच्चे, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष पे जाएगा उसी समूह का जो है, तो मान लीजिए लिख देता है 2p3, तो 2p मतलब 2p का मतलब है बच्चे कि ये 12वें समूह का तत्व है। तो इस तरह से आप कर लेंगे, बाकी आप लोग बुद्धिमान है। अगला है बहुलक, पॉलीमर और एथीन के बहुलीकरण। पॉलीमर क्या होता है, कई एकलक इकाइयों से मिलकर पॉलीमर बनता है। आप देख लेंगे चैप्टर का आपका जो है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एथिलीन के बहुलीकरण को समझाए। आप ये याद रखेंगे एथिलीन और पॉलीथीन, एथिलीन पॉलीथीन, इन दो में से एक का आपके क्वेश्चन पेपर में आता दिख रहा है, तो ये आप बेटा तैयार रखेंगे, एक एथिलीन और दूसरा जो है तो पॉलीथीन, है ना। अब उसके बाद विरंजक चूर्ण बनाने का, ये बेटा आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपके प्रश्न आ रहा है इस साल पेपर में, जो आता हुआ दिख रहा है। विरंजक चूर्ण बनाने के रासायनिक समीकरण के कोई 2 गुण। आपको क्या करना है बेटे, विरंजक चूर्ण बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। 2 उपयोग, एक चीज और याद रखना है बच्चे, अगर किसी चीज में 2 उपयोग बताता है तो आपके कम से कम 4 या 3 तैयार होने चाहिए, और आपको लिखने भी 3 ही है कम से कम, कि अगर आपका एक ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी टीचर को ये ना लगे कि आप कहीं भी मिस कर रहे हैं, मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, उसको ये लगे, क्योंकि उसको पर्पस ही यही है कि वो ये जानना चाहता है कि आप कितना अच्छा जानते हैं। तो आपको 2 या 3 लिखने हैं। हाँ, ये अलग बात है जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं बनता है अटेम्प्ट, उनको भी करना है बेटे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो अब है देखिए, यहां से आपका एफर्ट चालू होता है। वो बच्चे जो बहुत बढ़िया है पढ़ने में, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं कि कौन सा बच्चा अच्छा है या कौन सा खराब है, लेकिन आपको अपनी स्थिति पता होगी बेहतर कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको 5 नंबर पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको पहले विकल्प, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, फिर समय बचने पर ही 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर जाना है बच्चे। कि पता चला कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन के पीछे लगे हुए हैं, आपका 5 नंबर भी तैयार नहीं हुआ और उधर से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके बेटे मिस हो गए। तो आपको जब, जो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है वो जब ये कंप्लीट कर लेंगे 4 नंबर तक के, तब 5 नंबर पे जाएंगे। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया बेटा, आपको पूरे करने हैं, आपको पता है कैसे करना है। बस ये है क्वेश्चन को आपको देखना सही तरीके से। कई बार आप जो है तो सही क्वेश्चन वो नहीं कर पाते हैं कि कैसे इसको समझना है, क्या करना है, मिस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत होती है, उसकी वास्तविक गहराई। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, अपवर्तनांक वाले पार्ट से आएंगे। 2 प्रश्न आपके जो है तो ये आ रहे हैं आपके न्यूमेरिकल। इसमें आपको ये करना है बच्चे कि सूत्र जो है वो याद रखना है, और ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू बदलेगा, क्वेश्चन का तरीका नहीं, टफ नहीं करेगा। तो जो आपकी सीरीज पे अर्थात जो है तो आपकी परीक्षा अध्ययन या गाइड पे लिखा है उनको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए बेटे कि मान बदल भी दे तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। बाकी एक चीज और
आप ये याद रखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अथवा में दे सकता है। नहीं देता है तो आप तरीका तैयार करके रखेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए स्पष्ट है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, वो इस पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि आप इसको बेहतर करने के चक्कर में जो आप बेहतर कर सकते हैं वो मिस नहीं कर सकते। अगला बच्चे देखते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रिया। ये बहुत बढ़िया, आपको ये याद रखना है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र आ जाएगा या दिष्ट धारा जनित्र आ जाएगा। तो इन दोनों में से आपका एक आता ही आता है, अदल बदल के देता है, किसी साल प्रत्यावर्ती का दे देगा, किसी साल दिष्ट धारा का, आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बच्चे आप ये याद रखिए, ये बहुत वेरी मोस्ट है। इसमें आपको समझना ये है बच्चे कि प्रतिरोधों का दो प्रकार का जो है तो संयोजन होता है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। होता क्या है बच्चे कि प्रतिरोधों को जो है तो जब समांतर क्रम मतलब कि ऊपर एक के ऊपर एक जोड़ा जाए तो वो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक। तरीका ये है, आप दिमाग में ये हमेशा अंतिम मान आपके दिमाग में बेटा बैठा के रखना है। अंतिम मान ये होता है समांतर क्रम का कि 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, r इज इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3। बेटे कई बार क्या करता है, ये विकल्प में दे देता है आपको। विकल्प में कैसे देगा बच्चों कि जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो किस क्रम में जोड़ना होता है। ऐसे में आप क्या लिखेंगे बेटा, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक ना। तो ये आप विकल्प में रिस्क नहीं लेंगे, ये याद रखेंगे आप कि आपको समांतर और श्रेणी दोनों तैयार करनी है बच्चे, है ना। दो में से एक आपका आता ही आता है, जैसा कि पेपरों का विवरण कहता है। तो आप ये याद करेंगे। उसके बाद जंग क्या है और जंग लगने का रासायनिक समीकरण, जंग लगने से बचने के उपाय। अब ये देखिए बच्चों, होता क्या है जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, कई बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, वो जंग उनसे अगर नहीं आता है तो वो फिर पूरा क्वेश्चन ही मिस कर देते हैं। इसमें बी पार्ट देखिए, जंग लगने से बचने के 3 उपाय। अब पहले क्वेश्चन शुरू देखते हैं। जंग क्या है बच्चों, होता क्या है कि कोई भी धातु है तो वो जब नमी में रहेगी, मतलब बाहर रहेगी, तो वो हवा मिलेगी उसको, हवा में हल्की फुल्की नमी होती है, कई बार उस पर पानी पड़ गया ये, तो उस पे क्या होता है, धूल की, ये जंग की एक परत, एक अवांछनीय पदार्थ इसको कहते हैं, तो एक परत जम जाती है, इसी को क्या कहते हैं, हम जंग कहते हैं। तो ये जंग की परिभाषा आप सबने जंग देख रखी है, बस होता ये है कि आपको जंग की परिभाषा कैसे लिखनी है तो वो मिस करते हैं। अगर आपसे नहीं आ रहा तो टूटी फूटी भाषा में भी आप लिख सकते हैं कि धातुओं में अवांछनीय पदार्थ जम जाना। अगर आपसे नहीं आता, व्यवस्थित परिभाषा ये होगी कि धातुओं द्वारा जल, वायु तथा नमी से क्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का एकत्रित हो जाना ही जंग कहलाता है। अब बचने के उपाय बच्चों कैसे होंगे जंग लगने से बचने, क्या करते हैं आप ये बताइए। आप में से कई साइकिल चलाते होंगे या घरों में आपने लोहे वगैरह की चीजें देखी होंगी, पापा मम्मी क्या करते हैं उसको जंग से बचाने के लिए, या आप ही क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो उसमें तेल डलवाते हैं। क्यों डलवाते हैं, ताकि जंग ना लगे। सेम है बच्चों, मिस नहीं करना है क्योंकि जंग से आपके क्वेश्चन आता है बच्चे। तो क्या करना है, पहले तेल लगाकर उसमें, दूसरा पॉलिश करके बेटा, तीसरा जो है तो आप पेंट व वार्निश करके, पेंट करते हैं ना आप लोग देखे होंगे, क्यों चीजों को पेंट किया जाता है। आपकी साइकिल पेंट की हुई होगी ब्लू या जो भी कलर पे, तो क्यों किया जाता है बच्चे, वो इसलिए किया जाता है कि उस पे जंग ना लगे। अगला क्वेश्चन बच्चे देखेंगे हम, जंग हो गया आपका। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्नलिखित गैस संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए गैस का नाम व रासायनिक समीकरण, कोई 3 उपयोग। अब बच्चे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन पाई जाती है, आप सबको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन बच्चे एक चीज याद रखेंगे, चूंकि आप 10th पे हैं, 7th 8th पे नहीं है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा और ये बताऊंगा भी कि अगर आप जो है तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का नाम लिखते हैं तो या तो आप नाइट्रोजन लिखेंगे बच्चे, या तो आप नाइट्रोजन हिंदी में लिखेंगे, या तो फिर अगर आप उसका चिन्ह बनाना चाहते हैं या संकेत लिखना चाहते हो तो N2 लिखेंगे बच्चे। N2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बच्चे मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक ना। तो नाइट्रोजन का समीकरण N2 पाया जाता है, गैस का नाम नाइट्रोजन है, नाम आप लिख देंगे बच्चे। ये तो आपका बहुत सरल क्वेश्चन, उपयोग आप लिख ही लेंगे। नाइट्रोजन के उपयोग जो है तो कई सारे हैं, गोताखोर प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों में है। नाइट्रोजन के गुब्बारे होते हैं, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुधिर के कोई 3 कार्य, ब्लड बेटा हम सबके शरीर में पाया जाता है, और उसके बाद अमाशय में HCl की कोई 3 कार्य। आप
बने तो ठीक है। आप एक चीज और, अमाशय रुधिर के 3 कार्य, रुधिर से संबंधित बेटा एक क्वेश्चन आपके दिमाग पेपर में आता ही आता है, तो ये याद रखेंगे। रुधिर के 3 कार्य आपको लिख देना है। आराम से रुधिर जो है तो आपके में वायु का, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आपको पता होगा। श्वेत रुधिर के कणिकाएं, और जो है तो इसी तरह आपका जो है तो फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, सिराएं और धमनियां, धमनियां क्या करते हैं बच्चे, और सिरा क्या करता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य। तो ये आपको रुधिर के 3 कार्य में लिख देना है कि गैसों का परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो ये सब है। HCl स्त्रावित करने में, आमाशय में स्त्रावित HCl के कोई 3 कार्य। एक चीज आपको मैं बड़ा सिंपल सा बताता हूं, हर तत्व जो शरीर के अंदर स्त्रावित करता है उसका कहीं ना कहीं एक कार्य ये हमेशा होता है कि वह शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर सके। तो अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आपको ये लाइन अवश्य लिखनी है कि यह शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गप टाइप से है लेकिन दिस इज ट्रुथ बेटा। तो इसमें आपको करना यह है कि छोड़ना नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने ऐसा किया है कि 4 नंबर तक बिल्कुल तैयार करके रखे, उन्हें भी 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन अंतिम समय में लिख देना है। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपने कभी ना कभी कुछ पढ़ा ही होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, तो आपने अपने चारों ओर देखा ही होगा। ब्लड आपने देखा है, आपको पता है कैसे होता है, सब ब्लड चेकअप कराने जाते हैं, वो सारा कुछ। उसके बाद बेटा पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इसका रीजन ये है, पीयूष ग्रंथ क्या है, बहुत सारे ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सबसे ज्यादा इसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं। मानव मस्तिष्क के भागों को लिखकर प्रत्येक भाग के एक कार्य लिखिए। आप सभी को पता है मस्तिष्क हमारा जो है तो 3 भागों में बटा होता है, तो आपको उसके लिख देना है, ये हर भाग का एक कार्य लिख देना है, कौन सा भाग किस चीज को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से है बच्चों। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये याद रखेंगे आप सभी कि आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। कुछ सिंपल सी ट्रिक्स एक बार बेटा मैं फिर दोहरा देता हूं। विकल्प आपको सारे बेहतर पूरे से पूरे अंक करने हैं। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है वो भी एक बार विकल्प अपनी गाइड से पूरी तरह से तैयार कर ले। नंबर 2, 2-2 नंबर के आपको पता है कि किन चैप्टर से 2 नंबर के आने वाले हैं प्रश्न और किन चैप्टर से 3 नंबर के। तो 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से कर लें। फिर आप जो है 4 नंबर की ओर ध्यान दें। शुरू में ही जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है वो 5 और 6 नंबर के क्वेश्चंस की ओर नहीं जाएंगे। और उसके अलावा आराम से आप क्वेश्चन करें, धैर्य रखें। आपने सारी चीजें देख रखी हैं, परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे बेटा, और आराम से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर।